स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ साइंस। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 9 का चैप्टर हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे और यहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस को हम लोग सारी की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके थे सॉलिड लिक्विड गैस के। क्लियर? तो आज हम लोग ये देखेंगे सॉलिड लिक्विड गैस अगर ये तीनों पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग किस बेसिस पर होता है। क्लियर? यानी सॉलिड प्रॉपर्टी डिफरेंट टू लिक्विड, लिक्विड डिफरेंट टू गैस क्यों होता है। क्लियर? पहला इसलिए डिफरेंट होता है, पहली प्रॉपर्टीज ये होता है कि तीनों पार्टिकल्स सॉलिड लिक्विड गैस आपस में डिफरेंट क्यों होता है। पहला रीजन होता है कि दो पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, अगर मान लो कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के बीच में अगर डिस्टेंस ना के बराबर यानी डिस्टेंस एकदम नहीं है तो वो क्या बोलेंगे हम लोग, वो पार्टिकल्स क्या हो गया, सॉलिड हो गया, या फिर मान लो कि लिक्विड। ये सॉलिड लिक्विड दोनों में पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। क्लियर? ना के बराबर होता है। गैसियस यहाँ पर डिफरेंट आ जाएगा। सॉलिड लिक्विड को हम लोग पार्टिकल्स के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, लेकिन गैसियस को डिफरेंशिएट कर दिए। यानी मान लो कि सॉलिड लिक्विड गैस तीन हम लोगों के पास मैटर है। यहाँ पर ये देखिए कि ये पता है कि सॉलिड की पार्टिकल्स अलग होता है, लिक्विड का पार्टिकल्स अलग होता है और गैसियस का पार्टिकल्स अलग होता है। इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के बीच में कितना इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग तीनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस होता है वो तुम्हारा गैस का होता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में काफी डिस्टेंस होता है अगर उसको ओपन कंटेनर में रखें। क्लियर? लिक्विड में कम होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स डिस्टेंस होता है। क्लियर? लेकिन कम होता है। लेकिन अभी तुम लोग की बुक में जो लिख रहा है कि नहीं होता है, लेकिन इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होता है। आगे जाकर के 11th में जो हम लोग को पढ़ना है, 12th में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों को अलग अलग पढ़ना है। लिक्विड और गैसियस हम लोग को 11th में पढ़ना होता है और सॉलिड हम लोग को 12th में पढ़ना होता है। क्लियर? अभी यहाँ पर ये एक समझा देता है कि लिक्विड और गैसियस में इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन होता है गैसियस में बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है और सॉलिड में नहीं के बराबर होता है। क्लियर? सेकंड एग्जांपल ये होता है कि हम लोग क्यों डिफरेंशिएट किए, समझ में आएगी पहली प्रॉपर्टीज। सेकंड ये होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद तुम्हारा लिक्विड में होता है और सबसे कम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अप्रॉक्स टू 0 जो है गैसियस मॉलिक्यूल में होता है। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट, क्योंकि हम क्वेश्चन ही लिख दिए व्हाई सॉलिड लिक्विड एंड गैस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पहला इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, दूसरा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा हम लिख दिए अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स किस अमाउंट से मूव कर रहा है, यानी जो पार्टिकल्स मूव कर रहा है इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या होता है, जिसका मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी ये होता है कि जिसके पास मास, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यही ना होता है हाफ mv²। यानी जितना ज्यादा मूवमेंट होगा जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उसमें उतना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो मूवमेंट ज्यादा होगा। क्लियर? यानी जिस पार्टिकल्स में जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा वो पार्टिकल्स उतना तेज वो मूव करेगा। क्लियर? तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसमें होता है, जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को नहीं पकड़ा हुआ हो उसमें क्या होगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ा ही नहीं, वो आसानी से मूव कर रहा है। क्लियर? तो यानी इसका वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कम फोर्स से लेकिन पकड़ा हुआ है, फोर्स लगाया हुआ है, कम फोर्स लगा हुआ है, वो पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, वेलोसिटी उसके गैसियस के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। क्लियर? तो अगर वेलोसिटी कम होगा काइनेटिक एनर्जी कम हो तो मूवमेंट कम हो जाएगा। क्लियर? और सॉलिड में तो क्या हो, सॉलिड तो रिजिड बॉडी होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को काफी क्लोज पकड़ा हुआ रहता है। क्लियर? ये समझ में आएगी। ये टॉपिक हम पिछला जब पढ़ा दी प्रॉपर्टीज उसके बाद हम समझा दिए थे। अब यहाँ पे गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस की सारी की प्रॉपर्टीज हम बता चुके हैं, वो चीज एक बार पढ़ लो, वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफ्यूजन। क्या स्टार्ट करेंगे? डिफ्यूजन।
तो डिफ्यूजन क्या होता है वो हम पिछले क्लास में बहुत थोड़ा सा समझाए थे। आज हम लोग डिफ्यूजन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। पहले एक दो लाइन हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में पूरा डिटेल करेंगे। डिफ्यूजन हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम डिफ्यूजन के बारे में समझा दिए थे। क्लियर? तो अब यहाँ पे डिफ्यूजन जो देखेंगे सॉलिड में भी देखेंगे, लिक्विड में देखेंगे और गैसियस मॉलिक्यूल में भी डिफ्यूजन देखेंगे। समझ में आ रहा? तो डिफ्यूजन सबसे पहले क्या होता है, द स्प्रेडिंग आउट ऑफ मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, यानी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन के कारण एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से क्या हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया कि अगर मान लो एग्जाम्पल अगर हम ले लिए कि ब्रोमीन गैस ले लिए और ऑक्सीजन गैस ले लिए, दोनों को हम लोग एक कंटेनर में रखे थे। इसका एग्जाम्पल भी हम लास्ट क्लास समझा दिए थे, फिर से एग्जाम्पल देख लो। तो मान लो कि एक गैस कंटेनर हम ले लिए, एक जार कंटेनर ले लिए, इसमें हम दो गैस मॉलिक्यूल रखे। एक हम गैस रखे ऑक्सीजन और एक गैस हम रखे ब्रोमीन, और बीच में हम ये चैम्बर बंद कर दिए। चैम्बर यानी ये अलग हट नहीं सकता है। यहाँ रख दिए हम ब्रोमीन गैस और यहाँ हम लोग डाल दिए ऑक्सीजन गैस, डाल दिया ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ से जैसे ही अगर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ये चैम्बर को हटाते हैं, ये अगर मान लो इसको हटाते तो क्या होता है, ब्रोमीन ऊपर जाता है, ऑक्सीजन नीचे आता है। तो यानी मिक्स अप होता है, यानी कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। समझ आए? कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो ब्रोमीन का यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी यहाँ पर उसका लो कंसंट्रेशन होगा। ऑक्सीजन का यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, तो ब्रोमीन कहाँ, ऑक्सीजन कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, क्योंकि ब्रोमीन का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वहाँ पर कम है। ठीक है? तो कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मिक्स होता है, जाता है। क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब दो गैसियस या दो कोई भी सब्सटेंस मिक्स होता है ड्यू टू इट्स मोशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जब भी होगा तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। समझ में? तो यानी ये समझ लो कि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया। तो यहाँ पर हम लिखे डिफ्यूजन। अब यहाँ पे इसका डिफ्यूजन का एग्जांपल तुम्हारा बहुत सारा हो जाएगा। इससे मान लो कि फ्रेगनेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगनेंस इंसेंस स्टिक, यानी इंसेंस स्टिक अगर अगरबत्ती अगर हम लोग जलाते हैं किसी घर में किसी कॉर्नर पर, तो क्या होता है, दूसरे रूम में उसका क्या आता है, स्मेल चला आता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वहां पर उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज। यहाँ पर अगरबत्ती जलता है, वहां पर उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज। तो वो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो वहां पर उसका कंसंट्रेशन हाई होता है, वो वहां से उस गैसेस मॉलिक्यूल वहां से निकलता है और लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो कर जाता है। क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे कि किचन में मान लो कुछ भी अगर खाना बन रहा है तो उसका स्मेल हम लोग दूसरे, अगर मान लो दूसरे थोड़ा डिस्टेंस पर भी बैठे हुए दूसरे रूम में है तो उसका स्मेल चला आता है। क्यों? क्योंकि अगर किचन में अगर हम लोग खाना बन रहा है तो वहां पर उसका कंसंट्रेशन क्या हो, इंक्रीज कर गया। तो कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, वो वहां से क्या हो जाएगा, लो की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो बस इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। वो भी एक गैसियस मॉलिक्यूल है और एयर मॉलिक्यूल वहां पर ऑटोमेटिक है। मान लो वहां से जो निकल रहा है ना, किचन से निकल रहा है या फिर अगरबत्ती अगर हम जला रहे हैं वहां से उसका स्मेल बाहर आ रहा है, तो वहां पर बाहर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और वो भी गैसियस मॉलिक्यूल है। तो गैसियस मॉलिक्यूल क्या, वहां पर उसका कंसंट्रेशन हाई है, तो वो वहां से दूसरी जगह जाएगा। और ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पर उसका कंसंट्रेशन हाई है तो वो उस साइड जाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है और मिक्स होता है। क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसियस मॉलिक्यूल में भी होता है। गैसियस मॉलिक्यूल में सबसे फास्टेस्ट होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन सबसे फास्टेस्ट गैसियस मॉलिक्यूल में होता है और सबसे स्लोवेस्ट सॉलिड मॉलिक्यूल में, सॉलिड में बहुत ना के बराबर होता है। अब ये मूव, हम बता रहे हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, वो पार्टिकल्स मूव करता है, यानी पार्टिकल्स के मूवमेंट पर डिफ्यूजन डिपेंड है। अगर ये पार्टिकल्स मूव ही नहीं करे तो डिफ्यूजन नहीं होगा। तो हम बताएं कि सॉलिड जो है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या किया, क्लोज पकड़ा हुआ रखा हुआ है, यानी फोर्स लगा के पकड़ा हुआ है, तो पार्टिकल्स मूव कर ही नहीं रहा है। तो जब पार्टिकल्स मूव नहीं करेगा तो डिफ्यूजन होगा नहीं। तो वो क्या होता है, टू एंड फ्रो ऑक्सीलेट करता है, वो मूव नहीं करता। जब तक पार्टिकल्स मूव नहीं करेगा वहां डिफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? लिक्विड में डिफ्यूजन होता है लेकिन गैसियस से कम होता है। लिक्विड में डिफ्यूजन होता है लेकिन गैसियस से कम होता है। गैसियस मॉलिक्यूल में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में
काफी डिस्टेंस होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, लेकिन लिक्विड में होता है। तो पार्टिकल्स वो मूव करने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, लेकिन वो मूव एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कम फोर्स से, लेकिन फोर्स तो लगा रहा है ना, पकड़ा हुआ है, वो फ्री टू मूव नहीं है। क्लियर? तो वहां पर भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन गैसियस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में डिफ्यूजन कम होता है, और सॉलिड में ना के बराबर होता है, अप्रॉक्स 0 होता है। क्लियर? तो यहाँ डिफ्यूजन, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम लिखे डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। क्लियर? समझ में आ गई ये चीज? नेक्स्ट हम लिखे The rate of diffusion increases on increasing temperature। अब डिफ्यूजन का रेट हमको इंक्रीज करें, यानी डिफ्यूजन को और इंक्रीज करना है कि डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज कर जाए। तो रेट इंक्रीज करना है तो डिफ्यूजन क्या होगा, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? टेम्परेचर पर डिपेंडेंट। यानी अभी हम जो बता रहे हैं कि डिफ्यूजन जो है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, यानी पार्टिकल्स मूव कर जितना फास्ट मूव करेगा डिफ्यूजन उतना फास्ट होगा। यानी पार्टिकल जो मूव कर रहा है यानी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा तो डिफ्यूजन इंक्रीज कर जाएगा। अगर समझो तो डिफ्यूजन हमको इंक्रीज करना है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करो। डिफ्यूजन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, मूवमेंट पर डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर देंगे तो मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, डिफ्यूजन इंक्रीज कर जाएगा। तो हमको वेलोसिटी इंक्रीज करना है, वेलोसिटी इंक्रीज करना दैट इज हमको काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यही ना होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², हाफ mv²। यानी अगर मान लो कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर दी यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देंगे। तो किसी चीज का एनर्जी बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर दे देंगे, जैसे ही टेम्परेचर दे देंगे उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेगा, और डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड है। क्लियर? समझ में आ गया? तो यानी हमको जब डिफ्यूजन रेट इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, डिफ्यूजन रेट इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखे, स्टार भी लगा दिए वहां पर, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यानी उस पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर है इंक्रीज कर दो, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर दो, मूवमेंट इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट हम पॉइंट लिखे हैं, लाइट गैसेस डिफ्यूज फास्टर देन हेवी गैसेस। लाइट गैसेस क्या होगा, तेज डिफ्यूज होता है, यानी फास्टेस्ट डिफ्यूज देन हेवी गैसेस, यानी लाइटर गैस का डिफ्यूजन फास्ट होता है हेवी गैस से। मान लो कि अगर लाइटर गैस है, गैस का मास कम है तो क्या हो जाएगा, मास अगर मान लो कम है और काइनेटिक एनर्जी हम कांस्टेंट रखे हुए हैं। यहाँ ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पर हर चीज में रिलेशन हमको देखना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। ये काइनेटिक एनर्जी हम क्या रखे, दो पार्टिकल्स लिए, एक पार्टिकल्स मान लो कि ब्रोमीन ले लिए और दूसरा पार्टिकल्स हम ऑक्सीजन ले लिए। दूसरा क्या ले लिया हम, काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन का ले लिए। यहाँ मान लो कि यहाँ पर हम लिए हुए ब्रोमीन गैस और यहाँ हम लिए हुए ऑक्सीजन गैस। समझ में? तो ब्रोमीन का क्या, काइनेटिक एनर्जी दोनों को सेम दिए हुए, काइनेटिक एनर्जी हम दोनों को सेम दी, दैट इज 20 जूल दोनों को काइनेटिक एनर्जी दिए हुए। तो 20 जूल इसको भी हम काइनेटिक एनर्जी अप्लाई किए हुए, 20 जूल इसको भी काइनेटिक एनर्जी दिए हुए। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहां पर बहुत सारा गैसेस मॉलिक्यूल होता है, तो सब आपस में सबके पास सबका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो किसका टेम्परेचर किसके अकॉर्डिंग, यानी किस पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट होगा, किस पार्टिकल्स का मूवमेंट स्लो होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा। क्यों करेगा हम बता रहे हैं, मान लो किसी भी कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल, एक गैसियस नहीं है, बहुत सारा गैस, मान लो ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, इस तरह से 5 गैस लिए हुए, N2 गैस, इस तरह गैस लिए हुए एक जार में रखे हुए, और जैसे जार में क्या कर दिया हम नीचे से हीट कर दिए। अब हीट करे तो सब सेम अमाउंट ऑफ हीट सब मॉलिक्यूल को दे रहे हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को भी दे रहे हैं, ब्रोमीन को भी दे रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजन को भी दे रहे हैं। तो किसका मूवमेंट फास्ट होगा, किसका मूवमेंट फास्ट होगा, एनर्जी तो सबको सेम दिए, एक जार में बंद कर करके 20 जूल नीचे से हम एनर्जी दे दिए, हीट कर दिए, 20 जूल एनर्जी दे दिए, तो अब सबके पास 20 जूल जाएगा। किसका मूवमेंट फास्ट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो देखो हम समझा रहे हैं। यहाँ पर मान लो कि 20 जूल दोनों को दिए हैं। क्लियर? अब यहाँ पे ब्रोमीन ये तो कांस्टेंट है, ये हाफ तो कांस्टेंट, ये तो चेंज करेगा नहीं, ये चेंज क्या करेगा, m चेंज करेगा और v चेंज करेगा, m करेगा और v चेंज करेगा। तो यहाँ पे जो हम लिए हैं ब्रोमीन लिए हुए, ब्रोमीन का क्या हो गया, मास ज्यादा है, ब्रोमीन का मास ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ब्रोमीन का मास ज्यादा है। यहाँ देखना, ब्रोमीन का यहाँ मास ज्यादा है, ब्रोमीन का मास ज्यादा, यहाँ
ऑक्सीजन का मास कम है, तो यहाँ 20 जूल जो दिए हुए हैं, तो ये चीज तो कांस्टेंट है, तो यहाँ 20 जूल लाने के लिए इसका मास क्या किया हम, इंक्रीज किए, तो ये कांस्टेंट 20 लाने के लिए वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा ना। देखो क्या समझ में नहीं आया, तो यहाँ देखो इसका मान लो ये तुम्हारा, इसका मास मान लो कि 2 है, क्लियर, और इसका मास मान लो, इसका मास मान लो 1 है, क्लियर, मास 1 है और इसका मास 2 है, इसका मास 1 है। अब ये चीज कांस्टेंट रखना है, 20 कांस्टेंट लाना है, तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये 20 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, 2 का स्क्वायर करते क्या होगा 4, 20 नहीं रखो फिर इसका, ये 25 जूल हम एनर्जी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, यहाँ मैथमेटिक्स लग रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना, 25 जूल दे रहे हैं, ये इसका मास 2 है और इसका मास 1 है, तो इसका मास तुम्हारा 1 है, तो हम लोग कितना एनर्जी देंगे बोलो, वेलोसिटी कितना आएगा 5 आएगा ना, देखो हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे लाना 25, तो वेलोसिटी कितना होगा 5 का स्क्वायर होगा ना, 5 का स्क्वायर, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, 5 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका मास क्या है 1 है और ये क्या है हाफ है, तो हम कितना से ये मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ जाए 25 आ जाए, क्या आ जाए 25 आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, बोलो 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 और 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर हम रुको 1 मिनट के लिए, यहाँ पर कर देते हैं अभी, हाफ mv स्क्वायर, क्लियर। एनर्जी जो हम दिए 100 जूल दोनों को दिए, यहाँ पर ये ब्रोमीन लिए हुए हैं और यहाँ पर हम ऑक्सीजन लिए हुए हैं, 100 जूल दोनों को एनर्जी दिए, हाफ हाफ तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर ये चीज मास इसका ज्यादा है, मास ज्यादा है और यहाँ पर 100 जूल लाना है, क्या लाना है 100 जूल लाना, ये कांस्टेंट है, तो ये अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है दूसरे को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू कांस्टेंट है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि मास अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, समझ में। अगर यहाँ पर मान लो कि मास जो है डिक्रीज है, कम है, तो वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगा तो किसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, जिसका मास कम तो उसका वेलोसिटी ज्यादा हुआ, जिसका मास कम होगा यानी लाइटर गैस का मास कम होगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्लियर। तो यानी ऑक्सीजन इसका जो लाइटर गैस है उसका डिफ्यूजन ज्यादा होता है कंपेयर टू हेवियर गैस, क्लियर। तो ये हम लोगों का टॉपिक, तो यहाँ तक हम लोगों का पहला टॉपिक मेंटल आवर सराउंडिंग का पहला टॉपिक हम लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेम्परेचर स्टार्ट करेंगे, तो टेम्परेचर स्टार्ट करने से पहले ये करना कि ये वाले टॉपिक जब हम खत्म किए हैं, कोई भी बुक हो, आइदर एसचांद हो, प्रदीप हो, कोई भी बुक हो, प्राची वगैरह जो भी बुक हो, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी तो मस्ट है करना, कोई भी बुक हो, पहला टॉपिक हम निकाल दिए हैं, टेम्परेचर से पहले वाला सारा टॉपिक पूरी तरह से पढ़ लो और पूरा क्वेश्चन कर लो। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ही हम टेम्परेचर स्टार्ट करेंगे। और ये जैसे टेम्परेचर हम लोग खत्म, टेम्परेचर अभी थोड़ा सा लेंदी जाएगा, कम से कम 5 to 6 क्लास तो ले लेगा, समझ में। तो इस पहले हम लोग यहाँ पर बहुत सा चीज पढ़ना जो हम लोग डेली यूज में देखते हुए है, कभी उस पर ये नहीं लगा, साइंस नहीं लगा पाया उस पर। अब हम लोग देखेंगे कि साइंस हम लोग लगाएंगे, जैसे मान लो कि मटका में पानी ठंडा कैसे रहता है, ठीक है। तो ये चीज अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, टेम्परेचर स्टार्ट करने से पहले। लेकिन अभी जो 2 क्लास तुमको मिल रहा है, नेक्स्ट क्लास तो अभी मैथ्स जाएगा, उसके बाद साइंस आएगा, तो 2 बीच में गैप मिलेगा। तो गैप में क्या करना कि सारा क्वेश्चन पहले पूरी तरह से कंप्लीट करो, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।